नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। शैक्षिक प्रबंधन यानी कि स्कूल मैनेजमेंट की हमारी ये दूसरी क्लास है। पहली क्लास में हमने शैक्षिक प्रबंधन का सामान्य परिचय देखा था, जिसके अंतर्गत हेनरी फेयोल, लूथर गुलिक इनकी परिभाषाएं और इनके द्वारा शैक्षिक प्रबंधन के कौन कौन से कार्य बताए हैं, उन सभी के विषय में हमने पहली क्लास में बात की थी। आज हमारी ये सेकंड क्लास है। इसके अंतर्गत हम शैक्षिक प्रबंधन के अंतर्गत शैक्षिक प्रशासन का ढांचा किस प्रकार का है, शैक्षिक प्रशासन यानी कि शिक्षा का नियंत्रण है वो प्रशासनिक दृष्टि से किस प्रकार का है, इसके विषय में आज इस वीडियो के अंतर्गत हम डिटेल से बात करेंगे। यह वीडियो आरपीसी फर्स्ट ग्रेड के स्कूल लेक्चर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें 15 क्वेश्चन है वो आपके स्कूल लेक्चर के फर्स्ट पेपर के अंतर्गत शैक्षिक प्रबंधन से आने हैं, जो कि आपके 30 नंबर के होने वाले हैं। तो इसलिए आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यानपूर्वक देखिए, और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। शैक्षिक प्रशासन। शैक्षिक प्रशासन का तात्पर्य शैक्षिक प्रक्रियाओं के संचालन तथा नियंत्रण करने से है। प्रशासन का मतलब भी क्या होता है, शासन करना। तो शिक्षा से संबंधित अब जो शासन की बात आती है तो उसे हम शैक्षिक प्रशासन कह देते हैं। और उन शैक्षिक प्रक्रियाओं का हमारे विद्यालय में या शैक्षिक ढांचे के ऊपर शैक्षिक जो प्रक्रियाएं हैं, नीतियां हैं, उन सभी का संचालन के साथ नियंत्रण करना ही क्या है, शैक्षिक प्रशासन है। शैक्षिक प्रशासन की प्रक्रिया के अंतर्गत निर्णयन यानी कि निर्णय लेना, नियोजन योजनाएं बनाना, कौन कौन सी योजनाएं हम बना सकते हैं जिसके आधार पर हमारी जो संस्थाएं हैं, शैक्षिक संस्थाएं हैं, संगठन है, उन सभी के जो लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं वो प्राप्त हो सके। संगठन, संप्रेषण, निर्देशन, समन्वयन, प्रतिवेदन, आय व्यय तथा मूल्यांकन की क्रियाएं आती है। यानी शैक्षिक प्रशासन के अंतर्गत निर्णयन, नियोजन, संगठन, संप्रेषण, निर्देशन, समन्वयन, प्रतिवेदन, आय व्यय और मूल्यांकन की क्रियाएं है वो इसके अंतर्गत आती है। प्रशासन अंग्रेजी भाषा के एडमिनिस्टर शब्द से बना है। कौन से शब्द से, एडमिनिस्टर। एडमिनिस्टर शब्द से बना है, जो कि किस भाषा का शब्द है, अंग्रेजी भाषा का शब्द है। एडमिनिस्टर शब्द लैटिन भाषा के एड और मिनिस्टर दो शब्दों से मिलकर बना है। ये शब्द भी दो शब्दों से मिलकर बना है, एड और मिनिस्टर, और ये दोनों शब्द हैं लैटिन भाषा की, जिसका अर्थ है कार्य कराना, सेवा कराना या व्यवस्था करना। एडमिनिस्टर शब्द है दो लैटिन भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना होता है, एड और मिनिस्टर, जिसका अर्थ हो जाएगा कार्य कराना, सेवा कराना या व्यवस्था करना। प्रशासन में शासन तथा सेवा दोनों का समावेश होता है। प्रशासन में शासन और सेवा दोनों का समावेश होता है। भारत में शैक्षिक प्रशासन 3 स्तरों पर संचालित होता है। जब हम भारत की बात करते हैं तो भारत में शैक्षिक प्रशासन ये 3 स्तरों पर संचालित होता है। 3 स्तर कौन से हैं, एक तो केंद्र स्तर, दूसरा राज्य स्तर और तीसरा हो जाएगा स्थानीय स्तर। शैक्षिक प्रशासन है केंद्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर और स्थानीय स्तर पर। सबसे पहले हम बात करें तो केंद्रीय स्तर, इसके नीचे आता है राज्य स्तर और फिर स्थानीय स्तर। तो इसको एक एक करके हम तीनों के विषय में इस वीडियो के अंतर्गत हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं केंद्रीय स्तर पर शैक्षिक प्रशासन। 1947 में कुछ प्रावधानों को छोड़कर शिक्षा राज्य सूची में शामिल थी। तो 1947 की हम बात कर रहे हैं, जब भारत आज़ाद हुआ था तो उस समय शिक्षा है कुछ प्रावधानों को छोड़ करके शिक्षा वो राज्य सूची के अंतर्गत थी। यानी कि इसके ऊपर सिर्फ राज्य सरकार ही कानून बना सकती थी। 42वें संविधान संशोधन 1976 में शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल किया गया। 42वां संविधान संशोधन किया गया, जिसके तहत शिक्षा को किसमें शामिल कर दिया गया, राज्य सूची से ये समवर्ती सूची के अंतर्गत शामिल कर दिया गया। यानी कि 1947 में जब भारत देश आज़ाद हुआ था उस समय शिक्षा राज्य सूची में थी, लेकिन 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ, जिसके तहत शिक्षा को समवर्ती सूची में कर दिया गया। अब इसके ऊपर राज्य सरकार भी कानून बना सकती है और केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है। अब शैक्षिक प्रशासन की हम बात कर रहे हैं तो शैक्षिक प्रशासन में केंद्रीय स्तर पर कार्य क्या होते हैं।
राष्ट्रीय महत्व की संस्थाओं का प्रशासन, नियंत्रण एवं वित्तीय पोषण। राष्ट्रीय स्तर पर जो संस्थाएं बनाई गई उन सभी संस्थाओं का प्रशासन, नियंत्रण और साथ में वित्तीय पोषण किस प्रकार से उनमें जो योजनाएं हम लागू कर रहे हैं उनके लिए वित्तीय पोषण है वो क्या है, वो इन शैक्षिक प्रशासन के अंतर्गत किया जाता है। केंद्रीय विश्वविद्यालयों का वित्तीय पोषण तथा निरीक्षण। प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा में समन्वय स्थापित करना। उच्च शिक्षा, अनुसंधान तथा वैज्ञानिक व तकनीकी शिक्षा का समन्वय, उनके स्तर का निर्धारण। उच्च शिक्षा, अनुसंधान, वैज्ञानिक व तकनीकी शिक्षा का समन्वय तथा उनके स्तर का निर्धारण। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से संपर्क स्थापित करना। शैक्षिक सूचनाओं का संकलन व प्रसार। उच्च शिक्षा हेतु छात्रवृत्ति का प्रबंध करना। हायर शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति का प्रबंध करना। कहने का मतलब है कि केंद्रीय स्तर पर शैक्षिक प्रशासन की जो कार्य हैं उनमें राष्ट्रीय स्तर पर जो संस्था या संगठन स्थापित किए गए हैं शिक्षा के लिए, केंद्रीय स्तर पर जो विश्वविद्यालय हैं वो स्थापित किए गए हैं, प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय हैं, उच्च शिक्षा से संबंधित अनुसंधान या वैज्ञानिक व तकनीकी शिक्षा से संबंधित रिसर्च सेंटर हैं, अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं। इन सभी से संपर्क स्थापित करना, इन सभी को देख रेख करना, नियंत्रण करना, वित्तीय पोषण करना, ये सभी कार्य हैं वो केंद्रीय स्तर पर शैक्षिक प्रशासन यानी केंद्रीय स्तर पर शैक्षिक प्रशासन के द्वारा किए जाते हैं। 1985 में 85 से पहले केंद्र में शिक्षा मंत्रालय के शिक्षा मंत्री का उत्तरदायित्व था। यानी 1985 से पहले देश में शिक्षा मंत्रालय होता था और उसका मुख्य होता था शिक्षा मंत्री, जिसके अधीन पूरी शिक्षा प्रशासन रहता था। लेकिन 1985 के बाद में कुछ परिवर्तन किया गया और एक नए मंत्रालय का गठन किया गया जिसका नाम है मानव संसाधन विकास मंत्रालय। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का गठन किया गया 1985 में। यहाँ पर हम देख सकते हैं मानव संसाधन विकास मंत्रालय यानी कि MHRD, जिसके अधीन शिक्षा विभाग होता है और शिक्षा विभाग के अधीन विभिन्न निकाय होते हैं। तो सबसे ऊपर हम केंद्रीय स्तर पर प्रशासन की हम बात कर रहे हैं तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय, इसके अधीन होता है शिक्षा विभाग और शिक्षा विभाग के अधीन जो विभिन्न निकाय हैं वो सभी इसी के अंतर्गत आते हैं। तो ये निकाय कौन कौन से हैं? केंद्रीय शिक्षा परामर्शदाता मंडल CABE, अखिल भारतीय प्रारंभिक शिक्षा परिषद AICEE, अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा परिषद AICSE, विश्व भारतीय अनुदान आयोग UGC, राष्ट्रीय ग्रामीण उच्च शिक्षा परिषद NCRHE, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद NCERT, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR, राष्ट्रीय शैक्षिक नियोजन एवं प्रशासन संस्थान NUEPA, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTE। तो ये विभिन्न निकाय हैं जो शिक्षा विभाग के अधीन रहती है और शिक्षा विभाग MHRD यानी मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन रहता है। ये होता है केंद्र स्तर पर शैक्षिक प्रशासन। इसके बाद में नेक्स्ट हम बात करते हैं राज्य स्तर पर शैक्षिक प्रशासन है वो किस प्रकार से होता है। राज्य स्तर पर शिक्षा मंत्री के अधीन होती है। देखो अभी हमने केंद्र की बात की तो केंद्र में क्या होता है MHRD मानव संसाधन विकास मंत्रालय है, इसके अधीन शिक्षा विभाग होता है और शिक्षा विभाग के अधीन जो अलग अलग निकाय हैं वो सभी इसके अधीन आती हैं। लेकिन राज्य स्तर पर जो शिक्षा होती है सीधे ही शिक्षा मंत्री के अधीन होती है। और यहाँ पर हम बात करें शिक्षा विभाग है वो शिक्षा मंत्री के अधीन होता है। इसमें दो प्रकार से हम देख सकते हैं, एक तो होता है शिक्षा सचिवालय। शैक्षिक प्रशासन हम दो प्रकार से कर सकते हैं, शिक्षा सचिवालय और एक होता है शिक्षा निर्देशालय। शिक्षा सचिवालय के अंतर्गत जो प्रमुख अधिकारी होता है वो होता है शिक्षा सचिव, जबकि शिक्षा निदेशालय का जो प्रमुख अधिकारी होता है वो शिक्षा निदेशक होता है। शिक्षा सचिव की सहायता के लिए कुछ उप सचिव अधिकारी भी होते हैं, तो सहायता के लिए शिक्षा उप सचिव
और अन्य पदाधिकारी होते हैं। शिक्षा उप सचिव और साथ में अन्य पदाधिकारी होते हैं जो कि शिक्षा सचिव की सहायता के लिए होते हैं। इसी प्रकार से शिक्षा निदेशक की सहायता के लिए अतिरिक्त निदेशक और अन्य पदाधिकारी होते हैं। और शिक्षा सचिवालय का कार्य होता है शैक्षिक नीतियों का निर्धारण करना, नीतियों के अनुसरण का प्रयास करना, ये शिक्षा सचिवालय का कार्य होता है। जबकि शिक्षा निदेशालय का कार्य होता है सरकार व शिक्षा संस्थानों के मध्य संपर्क स्थापित करना, यानी सरकार का शिक्षा संस्थान है उन सभी के साथ में संपर्क स्थापित करना और संपर्क स्थापित करके शैक्षिक नीतियों के पालन को सुनिश्चित करना, शैक्षिक नीतियों के पालन को सुनिश्चित करना, ये शिक्षा निदेशालय का कार्य है। एक बार फिर से मैं आपको यहीं पर समझा देता हूँ कि शिक्षा विभाग के अंतर्गत दो आते हैं, एक तो शिक्षा सचिवालय और एक शिक्षा निदेशालय। शिक्षा सचिवालय का जो प्रमुख अधिकारी होता है वो शिक्षा सचिव होता है। शिक्षा निदेशालय का प्रमुख अधिकारी शिक्षा निदेशक होता है। शिक्षा सचिव की सहायता के लिए शिक्षा उप सचिव और अन्य पदाधिकारी होते हैं। इसी प्रकार से शिक्षा निदेशक की सहायता के लिए अतिरिक्त निदेशक और अन्य पदाधिकारी होते हैं। शिक्षा सचिवालय का कार्य होता है शैक्षिक नीतियों का निर्धारण करना और निर्धारण करके नीतियों के अनुसरण का प्रयास करना। जबकि शिक्षा निदेशालय का कार्य है सरकार और शिक्षा संस्थानों के मध्य संपर्क स्थापित करना, संपर्क स्थापित करके शैक्षिक नीतियों के पालना को सुनिश्चित करना, ये शिक्षा निदेशालय का कार्य होता है। तो राज्य स्तर पर शैक्षिक प्रशासन का जो ढांचा है वो इस प्रकार से होता है। राज्य स्तर पर शिक्षा शिक्षा मंत्री के अधीन होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्थानीय स्तर पर शिक्षा प्रशासन। स्थानीय स्तर पर शिक्षा प्रशासन, स्थानीय स्तर पर शैक्षिक प्रशासन का संबंध मुख्यतः प्राथमिक शिक्षा से होता है। स्थानीय स्तर पर शैक्षिक प्रशासन का संबंध मुख्य रूप से हम बात करें तो प्राथमिक शिक्षा से होता है। स्थानीय स्तर पर प्रशासन पंचायत राज व प्रारंभिक शिक्षा विभाग दोनों करते हैं। यानी कि स्थानीय स्तर पर शिक्षा प्रशासन की हम बात करें तो शैक्षिक प्रशासन पंचायती राज और प्रारंभिक शिक्षा विभाग है, ये दोनों मिलकर के करते हैं। तो यहाँ पर हम बात करें ये तो पंचायत राज और ये हो जाएगा प्रारंभिक शिक्षा। प्रारंभिक शिक्षा, स्थानीय स्तर पर प्रारंभिक शिक्षा, एक तरफ यहाँ पर पंचायत राज है और एक तरफ प्रारंभिक शिक्षा, इन दोनों के द्वारा ही क्या होता है शैक्षिक प्रशासन होता है स्थानीय स्तर पर। जिला परिषद में मुख्य जो होता है वो मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है, यानी कि सीईओ। जिला स्तर पर हम बात करें तो जिला स्तर पर जिला परिषद होती है पंचायती राज के अंतर्गत और इसका जो मुखिया होता है मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ। जबकि जिला स्तर पर हम प्रारंभिक शिक्षा की बात करें तो इसमें जिला प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी होता है। जिला प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी यानी कि DEEO, डिस्ट्रिक्ट एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफिसर, जिला प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी, ये होते हैं जिला स्तर पर। पंचायत स्तर की हम बात करें तो पंचायत स्तर पर पंचायत समिति होती है और पंचायत समिति के जो मुखिया होते हैं उन्हें हम ब्लॉक विकास अधिकारी कहते हैं। ब्लॉक विकास अधिकारी यानी कि ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर कहते हैं। जबकि पंचायत स्तर पर प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत हम बात करें तो इन्हें ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी कहते हैं। ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी BEEO, ब्लॉक एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफिसर। इसके बाद में ग्राम पंचायत स्तर की हम बात करें तो ग्राम पंचायत स्तर पर होता है ग्राम पंचायत ऑफिसर, ग्राम पंचायत अधिकारी PDO, पंचायत डेवलपमेंट ऑफिसर। जबकि प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत हम बात करें तो पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी, पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी PEEO, पंचायत एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफिसर। तो इस प्रकार से ये स्थानीय स्तर पर शैक्षिक ढांचा होता है। एक बार फिर से हम देख लेते हैं, पंचायती राज और प्रारंभिक शिक्षा इन दोनों के द्वारा ही क्या होता है स्थानीय स्तर पर शैक्षिक प्रशासन किया जाता है। जिला स्तर पर जिला परिषद और जिसका मुखिया होता है मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि CEO और इधर जिला प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी DEEO। पंचायत स्तर पर हम बात करें तो पंचायत समिति होती है और पंचायत समिति का मुखिया होता है ब्लॉक विकास अधिकारी BDO। जबकि प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत हम बात करें तो ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी BEEO। ग्राम पंचायत स्तर पर PDO होता है ग्राम पंचायत अधिकारी।
जबकि प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी PEEO हो जाता है। तो इसमें इन दोनों के द्वारा स्थानीय स्तर पर है वो प्रशासन शैक्षिक प्रशासन किया जाता है। तो इस प्रकार से आज इस वीडियो में हमने शैक्षिक प्रबंधन के अंतर्गत जो शैक्षिक प्रशासन का ढांचा है, शैक्षिक प्रशासन का जो ढांचा है वो आज इस वीडियो के अंतर्गत हमने डिस्कस किया है, जिसमें केंद्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर और स्थानीय स्तर पर हमने देखा है। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का एक और महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर चलेंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, अच्छा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।